जियान की आंखों के सामने पौलमी का मासूम चेहरा आ गया। वो कुछ भी करके अपनी सीधी और सिंपल बहन को सस्पेक्ट लिस्ट से बाहर कर देना चाहता था। यह मुश्किल काम वो रितिका के सपोर्ट के बिना नहीं कर पाता, इसीलिए उसे रितिका को अपनी तरफ करना था। थोड़ा सोचकर जियान ने रितिका से लॉजिकल तर्क करना शुरू किया, क्योंकि रितिका स्मार्ट और ऑनेस्ट दोनों थी। जियान ने कहा, एक सामान्य व्यक्ति के लिए दूसरे सामान्य व्यक्ति को मारना वास्तव में बहुत मुश्किल होता है, तो फिर एक सरपेंट को मारना तो और भी ज्यादा मुश्किल होगा, करेक्ट? रितिका ने जियान के सवाल को डक करते हुए कुछ नहीं कहा, लेकिन वो बोलता रहा, एक सरपेंट यानी सांप के शरीर के वो 7 इंच जहां उसका दिल होता है, अगर कोई उस जगह अटैक करे तो वो तुरंत मर सकता है, करेक्ट? रितिका ने इस बार हां में सर हिलाया। मेरे हिसाब से श्रीकांत जैसे पावरफुल सरपेंट ने अपने उन 7 इंचों को काफी प्रोटेक्ट कर रखा होगा, यहां तक कि सिर्फ कुछ करीबी लोगों को ही पता होगा एग्जैक्टली उसके शरीर में वो 7 इंच कहां है, करेक्ट? इस बार भी रितिका ने हां में सर हिलाया। तो इसका मतलब यह हुआ कि सबसे ज्यादा संदिग्ध व्यक्ति उसकी बीवी है, करेक्ट? रितिका ने कोई जवाब नहीं दिया, तो जियान ने कॉन्फिडेंस के साथ खुद ही अपनी थ्योरी को सही घोषित कर दिया। हाँ, ये थ्योरी 100% करेक्ट और लॉजिकल लग रही है। रितिका, जो काफी स्मार्ट है, उपहास से मुस्कुराई। रितिका ने गाड़ी रोक दी। जियान रितिका की तरफ व्याकुल होकर देखने लगा, तो वो बोली, हम पहुंच चुके हैं। ये कहते हुए गाड़ी से बाहर निकले। जियान भी रितिका के पीछे पीछे चलने लगा। जियान ने पहली बार विला को नजर भर कर देखा, क्योंकि पिछली बार वो पौलमी के फोन को वापस लाने की धुन में था। ये बड़े से विला को एक एलिगेंट बेदाग पर्ल व्हाइट रंग दिया गया था। जियान सोचने लगा कि इस विला को चकाचक रखने में बहुत मेहनत लगती होगी। रितिका के बराबर चलने के लिए जियान को ब्रिस्क वॉक करना पड़ा। वो रितिका से पूछता है, तो फिर उसकी बीवी को पकड़ा क्यों नहीं अब तक? रितिका चलते चलते एकदम से रुक गई और बोली, समृद्धि एक जानी मानी बिजनेस वूमन है और आज उसका जन्मदिन है। उसकी पार्टी में सभी अपर क्लास के लोग होंगे। बिना किसी ठोस सबूत के हम उसे सिर्फ समन यानी पूछताछ के लिए ही बुला सकते हैं, लेकिन अरेस्ट नहीं कर सकते। ये कहते कहते रितिका ने विला का दरवाजा खोला और अंदर चली गई, जैसे वो उसी का घर हो। जियान धीमी आवाज में बुदबुदाया, क्या इतना अनफेयर होना जरूरी था? वो अपर क्लास की है तो उसे सिर्फ समन कर सकते हैं, और मैं एक आम आदमी हूं तो मुझे बंद कर लिया बिना किसी सबूत के ही। एब्सोल्युटली अनफेयर। लेकिन फिर भी जियान ने अपनी असंतुष्टि व्यक्त करने की कोशिश नहीं की। आखिर उसने 20 साल तक मनुष्यों के साथ बिताए थे, जहां हर वर्ग के लोग रहते थे, इसीलिए वो म्यूटेंट्स की निष्पक्षता को देखकर ज्यादा उदास नहीं हुआ। विला में प्रवेश करने के बाद रितिका और जियान हर एक कमरे की तलाशी लेने लगे। रितिका ने इंस्ट्रक्शन दिए थे जियान को कि अगर उसे किसी भी चीज की शंका हो तो वो उसे आवाज दिए बिना उस चीज को हाथ लगाए, न कि खुद जांच पड़ताल करने लगे। जियान ने यस मैडम कहते हुए सैल्यूट मारा। रितिका ने उसे ड्रामा बंद करके काम पर फोकस करने के लिए कहा और चली गई। कुछ देर बाद जियान ने रियलाइज किया कि जमीन पर श्रीकांत की लाश जो पोस्टमार्टम के लिए गई थी, उसके अलावा बाकी सब कुछ वैसा ही था। वो मन ही मन पहले के दृश्य को अभी के दृश्य से कंपेयर कर रहा था। उसे याद आता है कि वो उस वक्त श्रीकांत की लाश देखते ही पुलिस को फोन करने वाला था कि तभी अचानक उसे एक बहुत मनमोहक गंध कहीं से आई थी। उसने मुड़कर देखा तो उसके सामने एक बेहद खूबसूरत और मैच्योर औरत खड़ी थी। वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि रितिका की ही थी। उतने में रितिका वहां आई और पूछा, क्या लगता है तुम्हें, कुछ मिला? जियान की सोच टूटी और वो सोच की दुनिया से बाहर आ गया। जियान अब उस क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करने लगा था। उसे फर्श पर खून से खींचे गए निशानों को देखकर लगा कि शायद श्रीकांत का खून उसके बेडरूम में हुआ होगा। फिर
अधमरी हालत में खूनी ने श्रीकांत को खींचते हुए लिविंग रूम में लाके पटक दिया होगा। शायद इसीलिए सारा सामान बिखरा हुआ है। रितिका भी लगभग उससे सहमत थी। अचानक जियान को आइडिया आया, बेडरूम में तो सिर्फ उसकी बीवी समृद्धि गई होगी। अब तो वो जियान के लिस्ट में नंबर 1 सस्पेक्ट थी। इसके अतिरिक्त मालकिन होने के कारण ये जाहिर सी बात थी कि उसे सिक्योरिटी के बारे में भी सब जानकारी होगी। जियान और रितिका दोनों ने घर का कोना कोना छान मार लिया, लेकिन उनको श्रीकांत के किलर का कोई एविडेंस नहीं मिला। इस बार रितिका को जियान की बातों में निष्पक्षता महसूस हुई। उस वक्त जियान थक कर बैठा ही था कि उसे पौलमी के फोन के बारे में याद आया। उसने रितिका से उसका फोन मांगा पौलमी के फोन पर कॉल करने के लिए। तो रितिका ने कुछ सोचकर कहा कि फोन? मैंने तो पूरे घर में कोई फोन नहीं देखा। रितिका ने जेब से अपना फोन निकालकर उसे दिया और कहा, लो तुम कोशिश करके देखो। जैसे ही जियान ने पौलमी के फोन पर कॉल किया, उन दोनों को एक धीमा और बेसुरा म्यूजिक लिविंग रूम से आने लगा। रितिका जो थकी हुई थी, अचानक उसके एक्सप्रेशन बदल गए। वो इस वक्त काफी नर्वस लग रही थी। जियान ने सोफे के अंदर हाथ डालकर बड़ी मुश्किल से फोन को बाहर निकाला। ये देखते ही रितिका ने तुरंत ही उसके हाथों से फोन छीनते हुए कहा, ये मुझे दो जियान। वो रितिका से फोन वापस लेना चाहता था, लेकिन तभी रितिका बोली, अब ये फोन एक एविडेंस है, ये तुम्हें अभी नहीं मिल सकता। एविडेंस? कैसा एविडेंस? जियान ने इस बात का तिरस्कार करते हुए मुंह मरोड़ा। रितिका को डर था कि जियान या उसकी बहन पौलमी को अगर फोन वापस दे दिया गया तो फोन में यदि कोई एविडेंस होगा तो वो लीक हो जाएगा। रितिका फोन को अनलॉक करके चेक करने लगती है और तभी उसे कुछ ऐसा मिला जिसे देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने फोन में देखते हुए जियान से कहा, इस फोन में एक ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है, शायद तुम्हारी बहन ने किया हो। जैसे ही जियान इस बात को सुनता है, वो फौरन रितिका के करीब आकर फोन के स्क्रीन को देखकर अचंभित हो गया और कहा, इम्पॉसिबल, इसमें तो अभी भी ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है। इसे कौन रिकॉर्ड कर रहा होगा? ऑडियो रिकॉर्डिंग में जो टाइम दिख रहा है वो जियान के पिछली बार विला में आने के आधे घंटे पहले का ही था। इसका मतलब ये बिल्कुल संभव है कि इस रिकॉर्डिंग से कोई एविडेंस मिल जाए। श्रीकांत, हम इससे कैसे डील करें? अगर आप मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं तो कल मैं सभी को बता दूंगी कि आपने सिर्फ झूठ बोला है। ऑडियो रिकॉर्डिंग में से एक महिला की आवाज सुनाई दी। ये शायद खूनी की आवाज थी, ऐसा जियान ने अंदाजा लगाया। रितिका ने ऑडियो बंद किया और फोन को अपने एक प्लास्टिक बैग में डाल ही रही थी कि तभी जियान ने मस्का मारते हुए कहा, हे यू ब्यूटीफुल गर्ल, मेरा नाम रितिका है। अच्छा ठीक है, ग्रुप लीडर रितिका जी, ये फोन मुझे दे दीजिए प्लीज। मेरी बहन के पास सिर्फ एक ही फोन है, अगर ये खो गया तो उसे बहुत दुख होगा, जियान ने विनम्रता के साथ कहा। अब विला में अपना काम खत्म कर जियान और रितिका दोनों विला छोड़कर ह्यूमनॉइड ऑफिस वापस आ रहे थे। पूरे रास्ते जियान ने रितिका से फोन वापस करने की मिन्नतें की थी। जब वो ह्यूमनॉइड ऑफिस पहुंचे तब रितिका ने चिढ़ते हुए कहा, बस करो, इसके बारे में बात करके कोई फायदा नहीं, अब ये एक एविडेंस है। और दोनों ऑफिस के अंदर चले गए। रितिका का चेहरा किसी प्रिंसिपल की तरह एकदम स्ट्रिक्ट एक्सप्रेशन वाला हो गया था। रितिका ने गगन को वहां से पास होते हुए देखा तो उसे रोककर उसके हाथों में फोन के एविडेंस वाला बैग थमा दिया और कहा, इसे फोरेंसिक की टीम को चेक करने के लिए दे दो, शायद कोई लीड मिल जाए। गगन ने हाँ में सिर हिलाया। जियान आगे बढ़कर गगन से भी फोन को वापस करने के लिए बोलने ही वाला था कि उसने गगन का भयंकर चेहरा देखा और वो रुक गया। उतने में चीफ जिन वहां आ पहुंचे थे। सुपरिंटेंडेंट जिन जी, अच्छा हुआ आप आ गए। मेरी बहन पौलमी का फोन इन लोगों ने उसकी परमिशन के बिना क्यों ले लिया? जियान ने इमोशनल होकर कहा, मेरा परिवार एक कठिन समय से गुजर रहा है, हम गरीब घर से हैं और अगर मैंने उसका फोन खो दिया तो वो बेचारी दूसरा नहीं खरीद पाएगी। ठीक है, अब बस करो। चीफ जिन ने जियान को रोककर रितिका से पूछा, तुम बताओ रितिका। वो बोली, चीफ, हमें ये मोबाइल श्रीकांत के घर से मिला। इस फोन में शायद श्रीकांत की बातें उसके खूनी के साथ हो रही थी, जो उसके मरने के ठीक पहले हुई थी।
और अब वो इस फोन में रिकॉर्ड हो चुकी हैं। रितिका हमेशा से ही सही और स्पष्ट बात करती आ रही है। उसके कहने का मतलब बिल्कुल साफ था, ये फोन में एविडेंस है और इसे लौटाया नहीं जा सकता। जियान ने विरोध करते हुए कहा, ये अनफेयर है। आप लोगों ने उस ऑडियो को फोन में से कॉपी कर लिया है, फिर क्या फर्क पड़ता है? आप मुझे फोन वापस दे दो प्लीज। रितिका उसे इग्नोर कर अपने डेस्क पे काम करने चली गई। जियान विनती भरी निगाहों से सुपरिंटेंडेंट जिन को देख रहा था, लेकिन वो भी काम नहीं आया। सुपरिंटेंडेंट जिन ने कहा, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। निराश होकर जियान ने पूछा, अच्छा ठीक है, मुझे फोन नहीं चाहिए, लेकिन मैं घर जाकर अपनी बहन को बताना चाहता हूं कि मैं ठीक हूं। वो मेरी चिंता कर रही होगी। रितिका अपनी फाइल बंद करते हुए बीच में बोली, नो वे। कुछ ही घंटों में म्यूटेंट्स के संपर्क में आने से उसने महसूस किया कि अगर वो अपनी बायोलॉजिकल विशेषताओं को अलग रखे तो वो इंसानों से अलग नहीं था। साथ ही म्यूटेंट्स को लेकर जियान का डर भी गायब हो गया था। उसने थोड़ी हिम्मत और थोड़ी बेशर्मी से कहा, चीफ जिन, मैं वापस आया हमारे ह्यूमनॉइड ऑफिस की मदद करने के लिए। थोड़ा सोचो, अगर मैं वापस घर नहीं जाता हूँ तो मेरी बहन मुझे ढूंढते हुए विला जरूर आएगी, और जैसे ही उसे श्रीकांत के मर्डर की बात पता चलेगी वो सबसे पहले क्या करेगी? जवाब सरल है, पहले पुलिस की और फिर आपको मेरे अलावा और भी लोगों की मेमोरी को मिटाना होगा। या तो आपको मेरे साथ मेरी बहन को भी बंदी बनाना पड़ेगा, हालांकि वो तो सिर्फ एक साधारण मनुष्य है। मूल रूप से जियान ह्यूमनॉइड ऑफिस की प्रक्रियाओं को थोड़ा बहुत समझ चुका था। मनुष्यों की दुनिया में जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती हैं, जैसे कि पुलिस, उसी के बराबरी का म्यूटेंट की दुनिया में ह्यूमनॉइड ऑफिस था। हालांकि इस एजेंसीज में एक्सीडेंट्स होना लाजमी था, लेकिन फिर भी उनकी सीमाएं थी। जियान की ये बातें सुनकर रितिका और सुपरिंटेंडेंट जिन दोनों ही गहरे विचारों में खो गए, और काफी समय बाद जिन ने कहा, ठीक है, मगर रात से पहले वापस आ जाना। और उन्होंने रितिका को देखकर कहा, तुम भी इसके साथ इसके घर जाओगी और इसके बहन को आश्वासन दोगी कि सब कुछ ठीक था और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जियान अपनी एक्साइटमेंट में चीफ जिन से गले मिलने जा रहा था। कमरे में हाजिर सभी लोग, रितिका, गगन, गार्ड वगैरह, जियान और जिन को बिना पलक झपकाए ताके जा रहे थे। ये महसूस होते ही जियान ने अपने आप को रोक दिया और हवा में हाथ उछालकर खुद को ही ताली देते हुए कहा, लव यू सो मच चीफ जिन, थैंक यू वेरी मच। उसी वक्त एक गार्ड दौड़ते हुए वहां आया और कहा, ग्रुप लीडर रितिका जी, आपसे एक जरूरी बात करनी थी श्रीकांत मर्डर केस को लेकर। कुछ डेवलपमेंट हुआ है, आप मेरे साथ इंटेरोगेशन रूम चलिए इमीडिएटली। रितिका ने पूछा, क्या बात है, कौन है वहां? तो गार्ड ने जवाब दिया, वो श्रीकांत की बीवी समृद्धि आई है, वहां आपका इंतजार कर रही है। ये सुनकर चीफ जिन, रितिका और गगन सभी के कान खड़े हो गए, खासकर जियान के। उसे अब एक उम्मीद नजर आ रही थी, क्योंकि उसके हिसाब से समृद्धि सस्पेक्ट नंबर 1 थी। क्या जियान का शक समृद्धि को लेकर सही था? समृद्धि ह्यूमनॉइड ऑफिस में क्या कर रही थी? कहीं वो अपना क्राइम तो कन्फेस करने नहीं आई थी? क्या पॉलोमी के फोन से मिले ऑडियो से समृद्धि का गुनाह साबित होगा? क्या जियान की कश्मकश का अंत या इंटेरोगेशन हो सकता है? जानने के लिए सुनते रहिए विचित्र वर्ल्ड, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।